सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विषय का भाग 3 राजनीतिक विज्ञान का पाठ 3 हमें संसद क्यों चाहिए का पहला प्रकरण लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। हमें संसद क्यों चाहिए। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से मतलब कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। इस पाठ में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति का महत्व, यानी कि नागरिकों की निर्णय लेने में सहभागिता, निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा, कि जैसे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, देश का पीएम कौन बनेगा, तो ये निर्णय कौन लेती है? ये जनता है ना। निर्णय कोई भी हो, जनता कैसे लेगी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सहभागिता और नागरिकों की सहमति का महत्व, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सहभागिता और महत्व, ये ही वो संबंध हैं, तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। सरकार पर अंकुश से यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई भी सरकार द्वारा गलत निर्णय लिया जाता है तो उस पर रोक लगाना। तो इसी आधार पर जो हमारी संसद है वो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का मुख्य तत्व है। इसके आगे देखो कि इसके आगे है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, यानी जो अंग्रेज हैं वो भारत से चले गए थे। तो इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस आज़ादी की लड़ाई में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। अलग अलग तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था, कि कोई भी धर्म के हैं, कोई भी समुदाय के हैं, सभी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का शासन, उसमें भारतीय जो लोग हैं वो उनसे डरे रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। और खतरे क्या थे कि जो अंग्रेजी सरकार है वो उन्हें यातनाएं देती थी, सज़ा देती थी, घोड़ों से बांधकर घसीटती थी, कोड़े मारना, यहाँ तक कि उन्हें फांसी भी दी जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, यानी जो विधायिका है उसमें अंग्रेजी शासन के लोग नहीं, जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होने चाहिए, और उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी भी दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए दबाव के कारण ही बनी थी, यानी कि जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका दबाव था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि वो विधायिका में निर्वाचित सदस्यों को लाए। इसीलिए जो शुरुआती विधायिकाएँ थी उनके अंदर ये व्यवस्था की मंजूरी दी गई। लेकिन इनमें सभी वयस्कों को, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और ना ही आम लोगों को इस निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। सिर्फ कुछ प्रबुद्ध वर्ग जो नेता जैसे लोग थे उन्हीं को ही इस विधायिका में मंजूरी दी गई। देखो इसी पाठ में हमने देखा कि एक संसद की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें इस चित्र में वो कलाकार क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो, कोई भी है, सिख हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, उन सबको संसद में जाने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। और यहाँ देखो कि ये एक व्यक्ति है, ये बैठे हैं जो इस ईवीएम मशीन को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
जिसे ईवीएम कहते हैं, उसे पढ़ रहा है। 2004 के चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और इसके इस्तेमाल से 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि जो मतपत्र छापते थे, जो पहले कागज़ पर मोहर लगाते थे वोट डालने के लिए, उन मतपत्रों को उसकी छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था। तो देखो, ईवीएम मशीन आने से पर्यावरण की भी सुरक्षा हुई और वोटिंग के अंदर भी पारदर्शिता हुई। इसके बाद देखो कि जो ये स्वतंत्रता संघर्ष के सपने हैं वो और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर लिया। तो इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के, कोई भी आयु उसकी 50 वर्ष 100 वर्ष कोई भी, उन सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पाठ में कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था। ये देखो कि इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जिनको आज़ादी के बाद अपने जीवन में प्रभावित करने वाले फैसले लेने की जो क्षमता रख सकते हैं, उन पर राष्ट्रवादियों ने विश्वास किया। उन्हें ये विश्वास हो गया कि आज़ादी के दौरान लोगों ने अपने जीवन के लिए फैसले लेने की जो योग्यता है वो उनके अंदर अब आ गई है, इसीलिए वो देश के लिए भी फैसला लेने में सक्षम है और इसीलिए प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इसका मतलब ये था कि सरकार लोगों की ज़रूरतों को, उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील रहे और आज़ादी के जो सपने थे उनके, वो किस रूप में ग्रहण हुए? एक संविधान के रूप में। और संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने ही इसको अपनाया। जो हमारा भारतीय संविधान है उसने इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया और इसका मतलब हमने अभी पढ़ा ही है कि वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लोग और उनके प्रतिनिधि। धन्यवाद।